की एमसीक्यू सीरीज में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये एक खास टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आज एक खास इंफॉर्मेशन भी मैं देना चाहूंगा कि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेरी, तो इंडिविजुअल मेरे पास जब भेजते हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि एक एक को मैं जवाब दे पाऊं। एक तो कारण ये है कि एक ही दिन में कई लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर मैं एक का जवाब दूं, दूसरे का नहीं दूं तो मुझे खुद बुरा लगता है, और अगर मैं कंटिन्यूअस जवाब देने लग जाऊं तो जो डेली का शेड्यूल है वो फिर पूरा ही नहीं हो पाता है। ऐसे ही मेरा जो शेड्यूल मैंने बना रखा है थोड़ा टाइट रहता है, और डेली शाम को 11-12 बज जाते हैं तकरीबन, तो उसके बाद मुश्किल ही टाइम मिल पाता है कि इंडिविजुअल मैसेजेस को अटेंशन दे पाऊँ। हाँ, कोई स्पेसिफिक ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल चीज़ है, वो तो चलो पूछें तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरी आप लोगों से एक अपेक्षा होगी, रिक्वेस्ट होगी कि आप जो भी क्वेश्चन पूछें ग्रुप में पूछें, टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ही जो लोग ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी थोड़ी बेटर कमांड है, वो लोग खूब जवाब देते हैं ग्रुप में, बराबर जवाब देते हैं, कैसा भी क्वेश्चन डालते हैं तो उसके कोई ना कोई जवाब आ ही जाते हैं। तो मैं अटेंशन एक तो दे नहीं पाता हूँ, मेरी मजबूरी है। और तो हमारी ये जो अब सीरीज होंगी वो ऐसे एक खास टॉपिक पे होंगी। जैसे कई लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं फोर फीचर और रीइश्यू के, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो उनको भेज देते हैं कि इसको सोल्व करिए। अब बड़ा टाइम टेकिंग होता है, व्हाट्सएप पे या उस पर टाइप करने में भी बड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग क्वेश्चन भेजें, ग्रुप में भेजें प्लीज, क्योंकि या तो कोई ना कोई जवाब दे देता है, और अगर कोई जवाब नहीं देगा तो मैं आगे से ऐसा कोशिश करूंगा कि एक दो क्वेश्चन चूज करके जो बेटर क्वेश्चन होंगे और उनको मैं शामिल कर लिया करूंगा इस एमसीक्यू सीरीज में ही। जैसे आज की सीरीज में भी एक क्वेश्चन मैं शामिल करूंगा, आप लोगों में से ही किसी ने भेजा है मेरे पास, और आज के जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली होंगे फोर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स पे। इस टॉपिक पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, और मुझे उम्मीद है कि आज के जिन क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस कर लेंगे, इनको 15 क्वेश्चन है ये टोटल, और ये सारे के सारे प्रीवियस पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। कोई राजस्थान के में, कोई यूपी के में, कोई एनवीएस के में, कोई केवीएस के में, कोई DSSB के में। तो बहुत ये 15 क्वेश्चंस जो हैं, और रिपीटेडली कई एग्जाम्स में आए हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन छांट के रखे हैं कि अगर फोर फीचर और रीइश्यू के कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपको, तो उसको आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर दोगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने आप भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन अपना लगातार सहयोग जारी रखें, और जो हेल्दी डिस्कशन है उसके लिए कमेंट्स आप रखा करें। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, ये फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड पूरा टॉपिक है। इसका एक बार मैं बेसिक डिस्कस करता हूं, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और इसका जो बेसिक है वो क्या है। देखो, कुछ चीजें इसके बारे में ऐसे ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये फोर फीचर, क्यों होता है। फोर फीचर इसलिए होता है जब शेयर पे, यानी कि कंपनी शेयर्स पे पैसा मंगाती है, शेयर होल्डर से शेयर्स पे पैसा मंगाती है, या तो अलॉटमेंट के समय पे, एप्लीकेशन मनी तो सबने दिया ही होता है, या तो अलॉटमेंट का, या बाद में जो कॉल होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। और अगर मान लो इन पे कोई पैसा नहीं देता है तो उसका शेयर फॉरफिट कर लिया जाता है। अब सीधे आ जाते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। आपको याद रखना होगा, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे रख रहा हूं। मान लो एक शेयर है जिसकी कीमत 10 रुपया है, 10 रुपीज, और ये जो 10 रुपीज का शेयर है, सपोज करिए इसके 2 रुपए एप्लीकेशन के समय पे आ चुके हैं। तो जब 2 रुपए आ चुके हैं तो इनका बैलेंस शीट में स्टेटस यहां तक का ये होगा कि एक तरफ बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश लिखा होगा 2 रुपए, दूसरी तरफ शेयर कैपिटल लिखी होगी 2 रुपए। ये पर शेयर का हम मान के चल रहे हैं, जितने भी शेयर होंगे इसी प्रोपोर्शन में बढ़ता रहेगा। अब मान लीजिए कंपनी ने अलॉटमेंट के समय पे 3 रुपए मांगे, 3 रुपीज, तो
तो आपको ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है जो हमको फोरफीचर और रीइश्यू के समय पे इन न्यूमेरिकल्स में हमको फेस करनी पड़ती है कि हमको ये बारे में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि ये जो कैश और कैपिटल है, ये तो जो पैसा मिल चुका है वो लिखा हुआ है। 3 रुपए जो अलॉटमेंट पे या मान लो कॉल पे कंपनी जब मांगती है तो इसके मांगने की एंट्री करती है। एंट्री इज मेड फॉर मेकिंग द मनी ड्यू, और जो एंट्री होती है वो ये होती है, कंपनी लिखती है अपनी बुक्स में कि शेयर अलॉटमेंट, या जब कॉल मंगाते हैं तो शेयर कॉल, इसको लिखते हैं डेबिट, और 2 लिखा जाता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मान लो 3 रुपए मंगाने हैं तो ये 3 रुपए से एंट्री होगी। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अभी आए तो हैं नहीं रुपए, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन कंपनी ने तो शेयर कैपिटल में लिख दिए 3 रुपए, और इस वजह से शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट के 3 रुपए जुड़ जाते हैं, जबकि एक्चुअल में ये अभी आए नहीं। तो अगर इसके बाद बैलेंस शीट देखने लगे कंपनी की तो हमको ऐसा दिखेगा कि शेयर कैपिटल 5 रुपए, क्योंकि जब कॉल किया पैसा तो शेयर कैपिटल तो बन गई, लेकिन ये 3 रुपए आए नहीं। अब जो आए नहीं तो उनका शेयर अलॉटमेंट नाम से एक अकाउंट दिखेगा, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, यानी कि जो 3 रुपए हैं ये अभी एरियर में है, ये आए नहीं है। तो हमारे पास इस शेयर का, इसी का एग्जांपल लें और बस पूरा केस क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल का अभी तक का स्टेटस ये रहा कि हमारी बुक्स में कैश है 2 रुपए जो आ चुका है इस शेयर पे, हमारी बुक्स में शेयर कैपिटल है 5 रुपए जो हमने मंगाया था और शेयर कैपिटल लिखा हुआ है बुक्स में, और 3 रुपए एक एरियर है, बचा हुआ पैसा जो अभी आना बाकी है। मान लो ये पैसा नहीं आए, ये पैसा नहीं आए, नोटिस देने के बाद भी नहीं आए, तो डायरेक्टर्स को राइट होता है, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये प्रावधान है तब, कि वो इस शेयर को फॉरफीट कर सकते हैं। फॉरफीट का मतलब इसको कैंसिल कर देंगे शेयर को, और जो पैसा आ चुका है इसको जब्त कर लेते हैं। तो अब इसी शेयर को देखो करेगी क्या कंपनी, जब फॉरफीट करेगी तो ये जो 2 रुपए हैं इनको कहेगी कि ये हमने फॉरफीट कर लिए, यानी कि जब्त कर लिए। जो 5 रुपए शेयर कैपिटल है इनको कहेगी कि ये हमने कैंसिल कर दी, कोई कैपिटल नहीं बची अब किसी की, कैंसिल। और ये जो 3 रुपए की डिमांड है, एरियर है, कंपनी कहेगी कि क्योंकि हमने ये शेयर ही कैंसिल कर दिया तो नेचुरली इसकी जो डिमांड है, जो एरियर है, वो भी हमने कैंसिल कर दिया। तो आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ इस एंट्री का, जो एरियर था 3 रुपए का ड्यू था, जो ये शेयर अलॉटमेंट डेबिट था हमारी बुक्स में, ये भी कैंसिल करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल जो 5 रुपए दिख रही है ये भी कैंसिल करनी पड़ेगी, और जो 2 रुपए कैश में आ चुके थे कंपनी को, उनको कंपनी अब लौटाएगी नहीं, उनको कहेगी ये तो हमने फॉरफीट कर लिए, मतलब ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया एक। अब इसकी एंट्री देखिए क्या बनती है। इसलिए इसकी जो कॉमन एंट्री बनती है वो ये होती है। अब इसके साथ एडिशंस होते हैं तो वो क्वेश्चन समझाते टाइम तब क्लियर करेंगे, एक बेसिक खाली हम पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए जब एंट्री करती है फॉरफीचर की, तो एंट्री करते समय कंपनी लिखती है अपनी बुक्स में कि सबसे पहले करते हैं साहब शेयर कैपिटल को कैंसिल। तो शेयर कैपिटल बुक्स में जब लिखी रहती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, हमेशा कैंसिल करेंगे तो इसको डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से करेंगे, जितने रुपए कॉल किए, यानी कि 5 रुपए, क्योंकि इतने से लिखी है, तो 5 रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। फिर लिखते हैं 2, क्योंकि जो 3 रुपए एरियर के हैं, जो ये डेबिट हुए पड़े हैं, इसको या तो शेयर अलॉटमेंट नाम से रखते हैं बुक में, या कॉल्स नाम से रखते हैं, और या इसको कॉल्स इन एरियर नाम से रखते हैं, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो जब ये शेयर हम कैंसिल करते हैं एंट्री, तो अगर हमने शेयर अलॉटमेंट रखा था तो शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल करते हैं, अगर ये कॉल का पैसा है तो कॉल्स को कैंसिल करते हैं, और अगर ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट खुल चुका होगा हमारा तो कॉल्स इन एरियर को करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉल्स इन एरियर कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल वो 3 रुपया किया है जो हमने मंगाया था लेकिन आया नहीं, और जो 2 रुपए आ गए उनको हम जब्त कर लेंगे और उसकी एंट्री करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू फॉरफिटेड
शेयर्स यानी कि जब्त हुए शेयर्स का पैसा 2 रुपए। अब ये 2 रुपए कंपनी के लिए बन गया एक बेनिफिट। इस जब्त किए गए शेयर से कमा लिया कंपनी ने, बाकी चीज कैंसिल हो गई, काम खत्म। अब कंपनी को ये राइट होता है कि बाद में वो जब्त किए हुए शेयर्स को फिर से रीइश्यू कर सकती है। जब फिर से रीइश्यू उनको करेगी तो कंपनी फिर से रीइश्यू करने का मतलब है इन शेयर्स को जो जब्त कर लिए हैं इनको फिर से बेच सकती है किसी को कंपनी चाहे तो। मान लो ये शेयर कंपनी ने फिर से बेच दिया तो क्या होगा, ऐसे केस में जब कंपनी फिर से इसको बेचेगी तो एंट्री करेगी, मान लो यही शेयर जो पहले कैंसिल किया था, शेयर ये 10 रुपए का था, कंपनी ने कहा कि हम इस शेयर को फिर से रीइश्यू कर रहे हैं और हम इसको 4 रुपए में बेच रहे हैं, 4 रुपीज में, और हम 5 पेड अप मानेंगे। मतलब जिस आदमी को खरीदना है वो खरीद लो भाई, ये शेयर हम फिर से बेच रहे हैं और आप 4 ही रुपए दे दो और हम अपने 5 रुपए आए हुए मान लेंगे। अब कंपनी ऐसा खुशी खुशी क्यों कह रही है, क्योंकि कंपनी तो इस पे कमाए हुए बैठी है पहले से। तो एक रूल होता है, फिर से इसको एक नया रूल आ गया, फिर से एक रूल होता है कि कंपनी ने इस एक शेयर पे 2 रुपए कमाए हुए हैं तो ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट दे सकती है। जैसे ये डिस्काउंट दिया कंपनी ने रीइश्यू के समय पे, जब कंपनी ये बोलती है कि हम 4 रुपए में शेयर बेच रहे हैं और हम 5 रुपए पेड मान लेंगे, इसका मतलब कंपनी 1 रुपए डिस्काउंट दे रही है। तो क्या इस डिस्काउंट की कोई लिमिट है? तो जी हाँ, इस डिस्काउंट की लिमिट है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी उतना डिस्काउंट दे सकती है। आज के अगर नए रूल के बारे में बात करें जो अभी करंट में जो अपनाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के बाद, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा उतना डिस्काउंट दे सकती है जितना कंपनी ने इस शेयर पे फॉरफिट कर रखा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए डिस्काउंट दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो कंपनी ने तो 1 ही रुपए दिया, तो जो 1 रुपए दिया कंपनी ने डिस्काउंट, ये तो डिस्काउंट चला गया और इस डिस्काउंट को इस फॉरफीचर अकाउंट में से यूज कर लेंगे। तो जो फॉरफीचर के 2 रुपए कमाए थे कंपनी ने, अब ये शेयर हो गया रीइश्यू, और रीइश्यू होने पे 1 रुपया फिर से यूज हो गया, जो कमा रखा था वो यहाँ पे खर्च हो गया डिस्काउंट देने में। अब बच गया कंपनी के पास 1 रुपया। अब रूल आता है कि जो शेयर फॉरफिट होने के बाद रीइश्यू भी हो चुका, अब उस पे जो रुपया बच गया कंपनी के पास, ये कंपनी के लिए डेफिनेटली एक कैपिटल गेन है, मतलब पूंजीगत लाभ है, और इसलिए इस कैपिटल गेन को कंपनी ट्रांसफर कर देती है कैपिटल रिजर्व में, पूंजीगत संचय में। कैपिटल रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जो कैपिटल गेन से ही बनाए जाते हैं। तो यहां तक ये एक पॉइंट क्लियर हुआ कि रीइश्यू के टाइम पे कैपिटल रिजर्व में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, कितना ट्रांसफर करते हैं। और याद रखें कि जब तक कंपनी रीइश्यू नहीं करेगी तब तक ये 2 रुपया फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से ही रहेगा बैलेंस शीट में। अब आगे बढ़ जाते हैं, आज के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट नहीं है उसकी पहचान करनी है, आप इनको रीड कर लें आराम से, और जो करेक्ट नहीं है उसको हम बता देंगे और बाकियों को डिस्कस भी सारे स्टेटमेंट को कर लेंगे। इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो है ये सी, और क्यों नहीं है उसका कारण बताते हैं। इन केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर को फॉरफीचर करते समय डिस्काउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स शुड बी डेबिटेड। जो डिस्काउंट दी है फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट की जानी चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। जब शेयर्स को फॉरफीचर करते हैं, दरअसल आज की डेट में जो 2013 एक्ट आया है उसके बाद तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये दरअसल उससे पहले का क्वेश्चन है। पहले क्या था कि कंपनी को अनुमति थी कि वो अपने शेयर डिस्काउंट पे जारी कर सकती थी। जैसे ऊपर वाले केस में हमने एक केस लिया था कि मान लो कंपनी का 10 रुपए का शेयर, या नया केस लेते हैं बस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मान लो 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 1 रुपए डिस्काउंट पे ये बेच दिया था मार्केट में, 1 रुपए डिस्काउंट पे बेच दिया था और कंपनी को इस पे मिल गए थे 7 रुपए। अब क्योंकि 1 रुपए कंपनी ने डिस्काउंट दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के यहाँ इसका स्टेटस ये था कि 7 रुपए कैश मिल चुका है
₹1 कंपनी डिस्काउंट दे चुकी है और इसलिए कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो अब तक ₹7 तो मिल ही चुके हैं और ₹1 डिस्काउंट दे चुकी है। तो शेयर कैपिटल से कितनी बनी होगी? अभी तक शेयर कैपिटल ये तो वो ₹8 जो मिल चुके हैं। अब कंपनी ने एक कॉल कर दी मार्केट में और वो कॉल कर दी मान लीजिए ₹2 की फाइनल कॉल। ₹2 की जो फाइनल कॉल थी वो आई नहीं, तो फाइनल कॉल जब करी होगी तो कंपनी ने कैपिटल तो ₹2 और बढ़ा करके ₹10 कर दी होगी, लेकिन ये फाइनल कॉल बची हुई है। जब इसको फॉरफिट करेगी तो एंट्री कैसे करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी के यहाँ तो ₹10 लिखा हुआ है। तो एंट्री ऐसे होगी फॉरफीचर की कि शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा ₹10 से पूरे से। जो पैसा कंपनी ने मंगाया और आया नहीं ₹2, ये कॉल्स एंड एरियर कैंसिल होगा, तो ये कॉल कैंसिल होगी। यहां पे लिखना पड़ेगा टू कॉल्स एंड एरियर, कॉल्स एंड एरियर ₹2। जो पैसा कंपनी के पास आ चुका है वो जब्त हो जाता है। तो एक्चुअल में कंपनी को केवल ₹7 मिले हैं, तो फॉरफिटेड शेयर्स जो लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे ₹7। अब देखिए ये तो 7 और 2 9 ही रुपए हुए। अब होगा क्या, क्योंकि कंपनी ने ओरिजिनल जब ये इश्यू किए थे तब इस पे डिस्काउंट दे रखी थी ₹1 की। जब डिस्काउंट दी जाती है कंपनी के द्वारा तब ये कंपनी के लिए उस समय खर्चा होता है, इसलिए इस डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है। लेकिन अब ये डिस्काउंट भी कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि शेयर कैंसिल हो गया तो इसकी डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाएगी और एंट्री होगी टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, और इसलिए ये ₹1 का डिस्काउंट क्रेडिट होगा। तो कुल मिलाकर के जब शेयर फॉरफीचर किए जाते हैं, ध्यान रखने की ये बात है, तब ये डिस्काउंट क्रेडिट होता है हमेशा। तो इसलिए ये गलत था, इन्होंने ये डेबिट कह रखा था। डेबिट होता है डिस्काउंट जब शेयर इश्यू होता है तब। बाकी ये जो स्टेटमेंट है वो सारे सही हैं। फॉरफीचर के केस में अमाउंट जो ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुकी है उसको फॉरफीचर किया जाता है। इसके अलावा डिस्काउंट जो इश्यू ऑफ शेयर पे दिया जाता है वो दिखाया जाता है एसेट साइड पे, बैलेंस शीट पे। अगर डिस्काउंट एज ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है, हालांकि आज की डेट में अलाउड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बना रहेगा हमेशा। अगर डिस्काउंट शेयर्स पे दिया जाएगा तो ये लॉस होगा। इस लॉस को जब तक राइट ऑफ नहीं किया जाएगा बॉक्स में तब तक वो एसेट साइड में दिखेगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज द एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ओवर इश्यू प्राइस। जो डिस्काउंट होता है इश्यू ऑफ शेयर पे वो नॉमिनल वैल्यू का एक्सेस होता है इश्यू प्राइस पे। फॉर एग्जांपल जैसे किसी शेयर की नॉमिनल वैल्यू ₹10 है, नॉमिनल मतलब नाम की वैल्यू ₹10 है और कंपनी ₹9 में ही बेच दे तो इसका मतलब ₹1 डिस्काउंट है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। सी इसमें सही आंसर था क्योंकि वो गलत स्टेटमेंट था। हाँ जी, नेक्स्ट है क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू। अब ये बात आती है कि फॉरफिटेड शेयर्स के केस में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस बच जाता है, फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से है, तो जब्त किया हुआ जो पैसा है अगर उसका बैलेंस बचा रह जाता है तो उसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं, तो इसको हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं। ये सेंस लेना पड़ेगा हमें। इसका सेंस ये है कि रीइश्यू के बाद की बात हो रही है। क्वेश्चन से हमें सेंस समझना होगा कि अगर फॉरफिटेड शेयर्स में मान लीजिए बैलेंस बच जाता है तो वो ट्रांसफर कहाँ होगा। नेचुरल बात है कि फॉरफिटेड शेयर्स का जो पैसा होता है वो कंपनी के लिए एक कैपिटल गेन होता है। तो जब सारा काम खत्म हो जाता है, शेयर रीइश्यू हो जाता है, तो बचे हुए कैपिटल गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स कंपनी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 20 शेयर जो ₹10 प्रति एक वाले थे, उन पे ₹5 पर शेयर पे हो चुका था। तो कंपनी को जो मिला था एक्चुअल में वो ₹5 मिला था इन पे। कंपनी ने इश्यू किए ये शेयर ₹8 फुल्ली पेड अप, मतलब ₹8 के रेट में रीइश्यू कर दिए और फुल्ली पेड अप मान लिए। फुल्ली पेड अप मतलब 10 पेड अप मान लिए कि भाई 10 आ गए। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो देखिए अब ये इस क्वेश्चन में सीधा हमें केस समझना है कितना जाएगा। पहले हमें ये पता लगाना है रीइश्यू पे ये डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। तो देखो ये ₹10 फुल्ली पेड अप मान रहे हैं ₹8 लेकर के, तो रीइश्यू के टाइम पे ये डिस्काउंट दे रहे हैं पर शेयर ₹2।
ये जान लिया। अब देखते हैं इन्होंने पर शेयर जब फॉरफिट किया था तो उस पर कितना पैसा जब्त किया था। तो देखिए 20 शेयर थे, एक शेयर 10 रुपए का था जिसपे 5 रुपए इनको मिल चुके थे, तो बाकी नहीं मिले थे। तो जो मिल चुका होता है एक्चुअल में वही पैसा जब्त भी होता है। तो पर शेयर 5 रुपए इन्होंने जब्त कर रखे थे, यानी कि जो फॉरफिट कर रखे थे पर शेयर वो 5 रुपए थे। 5 रुपए इन्होंने जब्त कर रखे थे और 2 रुपए रीइश्यू पे यूज हो गए डिस्काउंट देने में। तो कुल मिलाकर के इनके पास पर शेयर 3 रुपए बच जाएंगे फाइनल। टोटल शेयर 20 हैं जो इन्होंने फॉरफिट किए और रीइश्यू भी वही किए, तो इसलिए टोटल 60 रुपए इनके पास बचा रह जाएगा जिसको ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और इसलिए इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए 60 रुपीज। नेक्स्ट देखेंगे, ये सही जवाब है इसका। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है किस अमाउंट से। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं उस अमाउंट से जो उस पर मंगाई गई थी, कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स इज द सेम एज ऑफ शेयर्स डैश। तो इसमें से सही का जवाब देखना है। तो दरअसल सरेंडर ऑफ शेयर जो होता है वो होता है जब शेयर होल्डर खुद कह दे कि साहब मैं अब ये शेयर का पैसा नहीं दे पाऊंगा इसलिए मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो ये फॉरफीचर के जैसा ही होता है। फॉरफीचर में कंपनी कह देती है कि आप पैसा नहीं दे रहे हो तो हम आपका शेयर जब्त कर रहे हैं, पैसा जब्त कर रहे हैं। सरेंडर में शेयर होल्डर इस बात को खुद बोल देता है कि मैं अब पे नहीं कर पाऊंगा, लेटर भेज देता है लिखित में, अपना शेयर सर्टिफिकेट भेज देता है, कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेती है जो उसका अब तक आ चुका है। तो बात ये सेम ही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है। तो बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये यूपी टीजीटी में आया हुआ है 2019 में, बी इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर एक शेयर 10 रुपए वाला जिसपे 6 रुपए पे हो चुके हैं ये फॉरफिट किया जाता है, इट कैन बी रीइश्यूड एट ए मिनिमम प्राइस ऑफ। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई इसको रीइश्यू करना चाहती है कंपनी तो न्यूनतम कितना पैसा कंपनी को लेना ही चाहिए इसको। मिनिमम मतलब न्यूनतम कितने रुपए पे रीइश्यू कर सकती है। तो यहाँ पे वो कंडीशन हमें ढूंढनी होगी कि मिनिमम रीइश्यू का मतलब हो गया है कि कंपनी डिस्काउंट देगी तो कम पैसे में रीइश्यू कर सकती है। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है। तो हम जानते हैं रूल, अभी हमने पहले पढ़ा था कि कोई कंपनी अपना शेयर पे रीइश्यू के समय पे ज्यादा से ज्यादा उतना डिस्काउंट दे सकती है जितना उस पे उन्होंने फॉरफिट कर रखा है। तो फॉरफिट कितना कर रखा है, जितना इस पे मिल चुका होगा। 10 रुपए के शेयर पे कंपनी को 6 रुपए मिले थे, लोगों ने 6 रुपए पे किए थे, तो जब ये फॉरफिट किया गया तो यही 6 रुपए फॉरफिट किए गए। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो डिस्काउंट दे सकती है वो 6 रुपए ही दे सकती है रीइश्यू के समय पे। अब ज्यादा से ज्यादा 6 रुपए डिस्काउंट देगी तो ये मैक्सिमम लिमिट हो गई। 10 रुपए का शेयर है तो कम से कम कंपनी को कितना रुपया लेना ही पड़ेगा लोगों से, 4 रुपया कम से कम लेना ही पड़ेगा। तो ये इसलिए बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक और रूल बता देता हूं जो आज की डेट में तो प्रचलित नहीं है, लेकिन इससे पहले जब शेयर ओरिजिनली डिस्काउंट पे इश्यू होते थे, अगर उस समय का कोई क्वेश्चन कभी आ गया एग्जाम में तो उसका जवाब ये बनेगा कि मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू के समय पे हो सकता है जितना ओरिजिनल डिस्काउंट था इस शेयर पे। मतलब जब ये कभी इश्यू हुआ होगा तब जितना डिस्काउंट था और प्लस जितना इस पे फॉरफिट हो चुका है, फॉरफिटेड अमाउंट, इन दोनों के बराबर मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है रीइश्यू पे। 2013 के कंपनीज एक्ट से पहले कंपनीज को ये अलाउड था कि वो अपने शेयर डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते थे। तो जब कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती थी, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने ओरिजिनली कभी वो 2 रुपए के डिस्काउंट पे दिया था, बाद में किसी कारण से फॉरफिट हो गया,
और फॉरफीट करते समय कंपनी ने इस पे 4 रुपए फॉरफीट कर लिए, जब्त कर लिए लोगों के, शेयर होल्डर्स के। तो बात है कि जब रीइश्यू किया जाएगा तब इस पे ज्यादा से ज्यादा रीइश्यू के समय पे कितना डिस्काउंट दे सकती है कंपनी। तो रूल ये था कि भाई कंपनी ने ये जो शेयर जब्त कर लिया, क्योंकि इस पे कंपनी को अलाउड था कि वो 2 रुपए डिस्काउंट, ओरिजिनली ये जो शेयर थे इनकी नेचर ये थी कि 2 रुपए इन पे मैक्सिमम डिस्काउंट दिया था कंपनी ने पहले। तो जब रीइश्यू करेगी तब भी कंपनी उस पुराने डिस्काउंट को फिर से दे सकती है 2 रुपए को, प्लस जितना कंपनी ने फॉरफीट कर रखा था 4 रुपए, ये यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कैन बी ओरिजिनल डिस्काउंट अमाउंट प्लस फॉरफीटेड अमाउंट, राइट, ये हो सकता है। तो बी इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है जिसपे 8 रुपए कॉल किए गए, 8 रुपए मंगाए, इन 6 इज पेड, 6 पे हो गए और ये हो गया फॉरफीट। शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद, तो इसमें केवल इतना पूछा है कि शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा। तो आप जानते हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि कंपनी ने जितना एक्चुअल में इस पे कॉल कर रखा है उतने से कैपिटल बन चुकी होती है। तो जो कैपिटल अमाउंट है उतने से ही डेबिट किया जा सकता है, कैपिटल को किया जाएगा जब फॉरफीट करना होगा शेयर को। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ₹8। ये भी आया हुआ है यूपीपीजीटी 2019 में। नेक्स्ट देखेंगे, शेयर्स कैन बी फॉरफीटेड, शेयर को फॉरफीट किया जा सकता है। तो गिवन ऑप्शन है, उनमें से पहचान करनी है किस कारण से फॉरफीट किया जा सकता है शेयर। तो इसमें पहला ही सही है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, नहीं ये शायद और भी, ये कुछ आगे पढ़ लेते हैं सबको। फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग, नहीं, इस कारण से नहीं होता। फॉर फेलियर टू रीपे द लोन, ये भी नहीं है। फॉर विच शेयर आर प्लेज्ड एज सिक्योरिटी, ये भी नहीं। हाँ यही सही है, ए, कॉल मनी ना देने की वजह से, कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी नहीं दिया जाएगा तो फॉरफीट किया जा सकता है शेयर को। तो ये इसका सही जवाब है, ये एचटेट में आया हुआ है 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, शेयर के रीइश्यू पे डिस्काउंट अलाउड ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये ज्यादा नहीं हो सकता अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीटेड शेयर, जितना फॉरफीटेड शेयर्स पे अमाउंट मिल चुका है, फॉरफीट हो चुका है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता आज की डेट में। नेक्स्ट है सी, इसका करेक्ट आंसर था। दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड फॉरफीटेड 200 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 200 शेयर फॉरफीट कर लिए, 100 रुपए का एक था। 60 कॉल्ड अप, इन पे 60 रुपए मंगाए हुए थे कंपनी ने, इश्यू किया था एट पार पे करीना को, ऑन विच सी हैड पेड ₹20 पर शेयर, जिसपे वो 20 रुपए पर शेयर दे चुकी थी। तो कंपनी को मिले थे 20 रुपए, इनमें से 150 शेयर रीइश्यू कर दिए, रीइश्यू किए हैं केवल 150, ये ध्यान रखना है। रजनी को 45 पर शेयर में 60 पेड अप मान करके, मतलब उनसे कहा, रजनी से कहा 45 दे दीजिए, हम 60 पेड अप मान लेंगे। बस यहीं से इसका जवाब बनना शुरू होगा। पूछा है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो हमें ये चेक करना है पहले कि पर शेयर इन्होंने रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना दिया। तो देखो 60 रुपए पेड अप माना है 45 रुपए में, तो इन्होंने जो डिस्काउंट दिया रीइश्यू के समय पे, वो डिस्काउंट इन्होंने दिया पर शेयर, एक शेयर पे 15 रुपए। अब देखेंगे एक शेयर पे इन्होंने कमा कितना रखा था। तो इन पे जब एक्चुअली जो पैसा मिला था तो 20 रुपए पर शेयर ही पे हुआ था शुरू में, 60 रुपए मंगाए थे किसी ने, लेकिन पे 20 हुए थे, तो ये 20 रुपए ही फॉरफीटेड था इन पे। तो पर शेयर जो फॉरफीटेड अमाउंट था वो 20 रुपया था।
अच्छा 20 फॉरफिटेड था पर शेयर और 15 पर शेयर आज इन्होंने पे डिस्काउंट दे दिया रीइश्यू पे, तो अल्टीमेटली 5 रुपए पर शेयर कंपनी के पास बचे रह गए शुद्ध रूप में। अब कितने शेयर रीइश्यू किए? 150। तो जो 150 शेयर रीइश्यू किए उन पे पर शेयर 5 रुपए बच गए, तो टोटल कितना बच गया? 750। ये फाइनल रिमेनिंग अमाउंट है और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि ये पूंजीगत लाभ है, कैपिटल का। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि ये शेयर फॉरफिट हुए थे 200, लेकिन रीइश्यू 150 ही हुए हैं। देखिए जितने शेयर रीइश्यू होते हैं उनसे रिलेटेड जो फॉरफीचर बच जाता है उसी को कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए, जैसे 50 शेयर अभी भी बचे हुए हैं, इन 50 शेयर से रिलेटेड जो फॉरफीचर होगा वो तब तक फॉरफीचर अकाउंट में ही रहेगा जब तक ये शेयर रीइश्यू नहीं हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन सारी यहाँ पे बताई थी, इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो 750 आ जाएगा गिवन ऑप्शंस में से। ये 750 इसका सही जवाब है, ये सही जवाब है। ये केंद्रीय विद्यालय में आया हुआ है केवीएस में क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी इसी के जैसा है पूरा। गार्डन लिमिटेड ने फॉरफिट किए 450 शेयर, 10 रुपए का एक था। हाँ, लेकिन इसमें एक नई चीज है कि ये इशू किया था प्रीमियम पे 1 रुपए, प्रीमियम पे जब कभी इशू हुआ था तो 1 रुपए प्रीमियम मंगाया था इन पे, ऑन विच ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड। इन पे प्रीमियम समेत 8 रुपए मंगाए थे। ऐसी इंफॉर्मेशन को सोच लेना चाहिए कि ये इंक्लूडिंग प्रीमियम 8 बता रहे हैं, इसका मतलब है कैपिटल के रुपए मंगाए थे इन्होंने 7 और प्रीमियम का मंगाया था 1, तो ये कॉल्ड अप अमाउंट था। तो कैपिटल कॉल्ड अप 7 रुपए ही थी, याद रखना, 1 रुपए तो प्रीमियम कह रहे हैं। एंड 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड, और 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम पे था। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड होने का मतलब है कि प्रीमियम भी दे रखा था 1 रुपया, तो बाकी कैपिटल के 5 ही रुपए पेड थे। तो 2 रुपए कैपिटल के अनपेड थे और 5 रुपए कैपिटल के पेड थे। 350 of these shares were reissued for ₹7 each as 8 paid up। 350 शेयर रीइश्यू कर दिए 7 रुपए के रेट से 8 पेड अप मान करके, यानी कि रीइश्यू पे 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया। व्हाट अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो यह देखना है कि रीइश्यू पे इन्होंने 1 रुपया पर शेयर डिस्काउंट दिया, तो रीइश्यू पे दिया 1 रुपए पर शेयर डिस्काउंट। अब देखो उन्होंने इन शेयर्स पे कमाया कितना हुआ था पर शेयर, क्योंकि हमने पर शेयर ही निकाला था, यहाँ 7 रुपए कैपिटल मंगाया था और 5 रुपए आया था, तो 5 रुपए कमाया हुआ था। ये 5 रुपए जो कमाया था इसमें से डिस्काउंट रीइश्यू का 1 रुपए घटा दो, तो पर शेयर कंपनी के पास बचा 4 रुपए, तो 4 रुपए पर शेयर बेनिफिट होगा। और ये जो प्रीमियम का पैसा होता है ये कंपनी को मिल चुका है, ये यहाँ काउंटिंग में नहीं रहेगा। कंपनी को जो 6 रुपए प्रीमियम समेत मिला है ये पेड है, इससे कंफ्यूज नहीं हो। 6 रुपए में 1 रुपया मिला है प्रीमियम का और 5 रुपया कैपिटल का, तो जो कैपिटल वाला है वही यहाँ यूज होता है। प्रीमियम का पैसा तो ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे जा चुका है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी एक कैपिटल रिजर्व ही होता है, तो इसका कुछ नहीं होना है। केवल 4 रुपए यहाँ बेनिफिट हो रहा है एडिशनल, यही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो जितने 350 शेयर हैं इंटू 4 कर देंगे, 350 इंटू 4 कर देंगे, तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 1400। कैलकुलेट करके 350 इंटू 4, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये भी केंद्रीय विद्यालय में आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है फॉरफीचर एंट्री में किस अमाउंट से? तो ऑलरेडी इसको 2-3 दफे डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, लेकिन ये आता भी देखिए बार बार इसी से पता चल रहा है, रिपीटेडली अलग अलग एग्जाम्स में आया है। ये आरपीएससी में आया हुआ है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में, पीजीटीके में ही। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, विद कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर। जितना कॉल्ड अप है उसी से डेबिट किया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट को फॉरफीचर में।
नेक्स्ट देखेंगे डी इसका सही जवाब था 13। ये फिर न्यूमेरिकल है। एक कंपनी ने फॉरफिट किए 200 शेयर जो कि 100 ईच के थे, 70 कॉल्ड अप था इन पे, और इस पे शेयर होल्डर ने 50 रुपए पे कर रखा था। ये शेयर रीइश्यू किए गए ₹80 फुल्ली पेड अप में, 80 रुपए फुल्ली पेड अप में, यानी कि 80 रुपए में रीइश्यू कर दिया, पेड अप मान लिया फुल्ली पूरा, तो 20 रुपए पर शेयर डिस्काउंट दे दिया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द रीइश्यू एंट्री। तो अब यहां पे ध्यान रखें, इसमें इन्होंने कैपिटल रिजर्व नहीं पूछा इस बार। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितने से डेबिट होगा, मतलब जो शेयर फॉरफिटेड है वो कितने से डेबिट होने का मतलब ये है कि जब आप रीइश्यू करेंगे तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं रीइश्यू पे। अब रूल होता है जो डिस्काउंट दिया जाता है वो शेयर फॉरफिटेड से ही दिया जाता है, और शेयर फॉरफिटेड को डेबिट करके ही दिया जाता है। रीइश्यू पे हम डिस्काउंट को डेबिट ना करके रीइश्यू के समय पे शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो आपको खाली डिस्काउंट की अमाउंट जाननी है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। डिस्काउंट दे रहे हैं ये 80 रुपए में फुल्ली पेड अप, यानी कि 20 रुपए, तो 20 रुपए पर शेयर ही ये फॉरफिचर अकाउंट का यूज करेंगे, उसी को डेबिट करेंगे केवल रीइश्यू के समय पे। तो कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 200 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 20 रुपए के रेट से 200 शेयर पे ये फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कहने का मतलब ये है, इसकी मैं एंट्री बता देता हूं तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे 80 रुपए ले रहे हैं तो रीइश्यू पे ये लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। ये बैंक को डेबिट करेंगे कितने रुपए से, जितना मिल रहा है, वो मिल रहा है इनको पर शेयर 80 रुपए, और ये कह रहे हैं कि हम फुल्ली पेड अप मान लेंगे, इसका मतलब 2 शेयर कैपिटल में ये पूरे 100 रुपए मान लेंगे। तो 20 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट। तो नॉर्मली तो यहाँ डिस्काउंट को डेबिट करना चाहिए था 20 रुपए से, लेकिन आपको जानकारी है अब कि शेयर पे डिस्काउंट देना अलाउड नहीं है, 2013 कंपनीज एक्ट कहता है ऐसा। तो इसलिए आज की डेट में जो डिस्काउंट हो सकता है वो डिस्काउंट नाम से तो दिया ही नहीं जाएगा, रीइश्यू पे जो डिस्काउंट देंगे वो फॉरफिचर से लिया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट को डेबिट करने की बजाय फॉरफिचर को ही डेबिट किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा उतने से कर सकते हैं जितना इन पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 20 रुपए। यही उन्होंने पूछा था कितने रुपए से डिस्काउंट किया जाएगा, तो 20 रुपए यहाँ पे लिख देंगे, और ये इसका सही जवाब आ जाएगा 200 शेयर्स पे, 2000 शेयर्स पे 200 शेयर हैं, तो 200 पे 20 के रेट से 4000, ये इसमें करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए आरपीएससी में आया हुआ है 2011 में। नेक्स्ट है शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फॉरफिटेड इफ, कंपनी के शेयर फॉरफिट किए जाते हैं अगर एप्लीकेशन मनी अनपेड हो, अलॉटमेंट मनी अनपेड हो, कॉल मनी अनपेड हो, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी और बोथ आर अनपेड। तो ये सही जवाब है। एप्लीकेशन मनी तो नेचुरली दिया होता है तभी शेयर होता है, तो ये तो सबका दिया हुआ रहता ही है। अब या अलॉटमेंट नहीं दिया हो, या कॉल मनी नहीं दिया हो, या दोनों ना दिए हो, तो फॉरफिट कर लिया जाता है शेयर्स को। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं 15th, ये फिर से एक न्यूमेरिकल है। क्यू लिमिटेड ने फॉरफिट किए 360 इक्विटी शेयर, 100 ईच के थे, इश्यू किए डिस्काउंट पे 6% पे। ये पुराना क्वेश्चन है, आज की डेट में तो संभव नहीं है, लेकिन एज पर कॉन्सेप्ट पूछा ही जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट हमको आज भी आना चाहिए ये भी। तो 360 शेयर थे, 100 रुपए के रेट पे इश्यू हुए थे कभी, जिन पे डिस्काउंट था 6%, मतलब 100 रुपए का 6%, 6 रुपए डिस्काउंट था, और कंपनी ने 6 रुपए डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब कंपनी आपसे 94 डिमांड करेगी। अब ये कह रहे हैं लेकिन ये फॉरफिट हो गए नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 50 पर शेयर, क्योंकि अलॉटमेंट मनी का 50 रुपया नहीं दिया, तो एक तो ये नहीं दिया 50 रुपए अलॉटमेंट का। फिर कह रहे हैं फर्स्ट द फॉरफिटेड शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दीज शेयर्स ₹50 पर शेयर वाज नॉट मेड, सॉरी 20 पर शेयर। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपए की
की नहीं गई। तो कुल मिला के यहाँ पे इन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि फाइनल कॉल 20 रुपए की थी। अब आप देखिए अलॉटमेंट 50 रुपए का था, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल 20 रुपए का था, तो इसका मतलब जो एप्लीकेशन था वो 30 रुपए का रहा होगा। और इसमें इन्होंने कहा है कि 6 रुपए डिस्काउंट भी थे, तो 6 रुपए डिस्काउंट होंगे। अब मान लो 50 और 20 70 30 100 पूरे हो गए शेयर के, इसमें से आप 6 रुपए घटा दो डिस्काउंट के, तो ये 94 आने थे। अब हमें ये जानना है कि फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड। ये फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू कर दिए 90 रुपए पर शेयर के रेट से फुल्ली पेड मान करके। What amount will be transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो फिर से कैपिटल रिजर्व निकालना है, खाली एक चीज एक्स्ट्रा है, इसमें डिस्काउंट भी है इस बार। तो देखिए डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है रीइश्यू पे, 90 रुपए में फुल्ली पेड अप का मतलब हो गया, रीइश्यू पे डिस्काउंट दे रहे हैं ये इस बार 10 रुपए। अब इन्होंने पूछा है व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो हमें जानना पड़ेगा फॉरफीचर कितना है कंपनी के पास। तो कंपनी ने पर शेयर दिया कितना है यहाँ पे, क्योंकि हमें एक चीज पता चल गई कि जो 30 रुपए 30 रुपीज थे 50 अलॉटमेंट के, फाइनल कॉल के 20 70 यानी कि 30, तो ये 30 में से 6 रुपए हम घटाएंगे डिस्काउंट के, क्योंकि ये तो कंपनी ने छोड़ ही रखे थे। तो एक्चुअल में लोगों ने दिए कितने थे कंपनी को, लोगों ने कंपनी को 24 रुपीज दिए थे। इसको फिर से देख लें आराम से, अलॉटमेंट के 50 रुपए दिए नहीं, 20 रुपए कंपनी ने खुद नहीं मंगाए, तो 70 रुपए तो बाहर ही कर दीजिए। अब बच गए 30 रुपए, 30 रुपए में से 6 रुपए कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया, तो 24 रुपए दिए होंगे शेयर होल्डर ने। तो 24 रुपए जो शेयर होल्डर ने दिए यही कंपनी ने फॉरफिट किए। अब 24 रुपए फॉरफिट कर रखे हैं, तो ये एक आंकड़ा और आया हमें पर शेयर। अब दूसरा बात यहां पे देखना है कि ये जो डिस्काउंट होगा रीइश्यू पे, क्या ये पूरे के पूरे 10 रुपए फॉरफीचर से लिए जाएंगे इस बार? यहाँ नहीं, क्योंकि ये केस वो है जिसमें 6 रुपए ओरिजिनल डिस्काउंट भी था। तो ऐसे केस में याद रखना है, क्योंकि ओरिजिनली ये शेयर डिस्काउंट पे इशूड थे, तो जो रीइश्यू पे डिस्काउंट है पहले ओरिजिनल डिस्काउंट फिर से दे दिया जाएगा 6 रुपए। अब इनको 4 रुपए और चाहिए एक्स्ट्रा, ये 4 रुपए कवर कर लेंगे फॉरफीचर से, तो 4 रुपए फॉरफीचर से कवर कर लेंगे, तो इनके पास बच जाएंगे पर शेयर 20 रुपए। तो पर शेयर जो 20 रुपए इनके पास बचेगा वही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसको अब चेक कर लेंगे 20 रुपए पर शेयर के रेट से कितने शेयर हैं, ये 360 शेयर हैं, 360 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 7200। और इसलिए इसमें जो सही जवाब आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी 7200। ये आरपीएससी में 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो आज के ये क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था मेरे पास, लेकिन आगे से मैं चाहूंगा ग्रुप में ही भेजें, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप में जवाब दे देते हैं, आप लोग भी जवाब दे देते हैं, किसी का कोई टॉपिक मजबूत रहता है, किसी का कोई, और मैं ग्रुप से ही लूंगा। इंडिविजुअल मेरे पास क्वेश्चन आते हैं तो मैं ले नहीं पाता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। एक गवर्नमेंट कंपनी इज इस्टेब्लिश्ड अंडर, ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि एक सरकारी कंपनी की स्थापना किसके तहत होती है। तो देखिए, चाहे कंपनी सरकारी हो और चाहे प्राइवेट हो, कंपनी की स्थापना कंपनीज एक्ट के तहत ही होगी। तो इसमें तो ऑप्शन सही है ये, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, तो कंपनीज एक्ट 1956। आज की डेट में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कंपनीज एक्ट 2013।